हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट के इस लेक्चर में आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ब्रिज आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसके द्वारा मीडियम क्वालिटी के क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर अननोन इंडक्टेंस को स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस से तुलना करके क्या करता है, ये मेजर करता है। ठीक है, यह 1 से 10 के बीच जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसके इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ब्रिज में C4 तथा R4 को चेंज करके ब्रिज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। R2 R3 हमारा क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस होता है। L1 अननोन इंडक्टेंस होता है। R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ L1 होता है। समझ में आया। जैसे यहाँ पर अगर ब्रिज की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, ब्रिज की बात करें, अगर यहाँ पे ब्रिज की बात करें तो उस कंडीशन में देखिए, ये हमारा R3 और R2 हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है। समझ में आया। L1 के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, अननोन इंडक्टेंस है। और R1 जो है इस कॉइल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये कैपेसिटर जो है जोड़ दिया, उसके पैरेलल में R4 रेजिस्टेंस हमारा। ठीक है, R4 तो हमारा पहले से ही था, हमने एक कैपेसिटर को क्या कर दिया, उसके पैरेलल में अलग से जोड़ दिया। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, वेरिएबल रखते हैं। इन दोनों को क्या रखते हैं, वेरिएबल। C4 और R4 के मान को हम चेंज करके, C4 और R4 के मान को चेंज करके हम क्या करते हैं, ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमारा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, तो आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे Z1 Z4 बराबर हो जाएगा Z2 Z3 हो जाएगा। ठीक है, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि Z1 का मान हमारा क्या होगा, R1 प्लस J ओमेगा इंटू L1 होगा। Z3 का मान R3 के बराबर होगा। Z2 का मान R2 के बराबर होगा। ब्रिज देख सकते हैं आप। Z4 का मान क्या होगा, R4 पैरेलल 1/J ओमेगा इंटू C4 होगा। देखिए, अगर इंडक्टर है, ठीक है, अगर इंडक्टर है तो इसे J ओमेगा इंटू L लिखेंगे। अगर कैपेसिटर है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/J ओमेगा इंटू C लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो अब यहाँ पर Z4 बराबर R4 पैरेलल किसके होगा, इसके होगा। तो Z4 बराबर कैलकुलेशन जब इसका करेंगे पैरेलल में, जिस तरीके से आपको, जैसे रेजिस्टेंस R बराबर R1 पैरेलल क्या होता है, R2, तो इस तरीके से जैसे इसका जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो उस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद जो है Z4 का मान R4/1 प्लस J ओमेगा C4 R4 आता है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन इतना अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा ना कि हाँ इतना है, इतना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि Z1, आपको पता है कि Z1 का मान अगर हम निकालेंगे तो Z1 बराबर आपका Z2 Z3 बटे क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि Z1 बराबर आपका हम किसका मान रखेंगे, Z2 का मान रखेंगे तो R2 हो गया। Z3 का मान रखेंगे तो R3 हो गया। अब Z4 का मान रखेंगे तो हम कितना रखेंगे, Z4 का मान R4/1 प्लस J ओमेगा C4 R4 रखेंगे। तो R4/1 प्लस J ओमेगा C4 R4 रखेंगे। ठीक है, Z1 का मान हमने रख दिया, कितना है, R1 प्लस J ओमेगा इंटू L है। अब बराबर आपका ये क्या है, R2/R3, इसको वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद क्या है, R4 का गुणा इसमें हो जाएगा। देखिए, R4 इंटू R1 प्लस J ओमेगा इंटू L हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा। तो R2 R3 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर एक रियल पार्ट आता है और एक इमेजिनरी पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, और एक रियल पार्ट आता है। तो रियल पार्ट हमारा रेजिस्टेंस होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा क्या है, आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में हम R1 का मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉइल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना है, हमें ये भी इसी के साथ क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों हमारे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो R4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओमेगा से कट जाएगा। तो मान आ जाएगा L1 बराबर C4 R2 R3 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है, ये R2 और R3 तो हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पर जिस
C4 के जिस मान पर ब्रिज बैलेंस होता है उसी कंडीशन में हमारा L1 का मान क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम C4 का मान बढ़ाएंगे, अगर C4 का मान बढ़ा दें तो L1 का मान भी बढ़ जाएगा। L1 अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हाई क्वालिटी की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब हाई क्वालिटी के क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। लेकिन C4 को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जाता है क्योंकि उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 का मान हमारा आ गया, C4, R2 और R3 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगर R1 की बात करें तो R1 बराबर आपका कितना आया, R2 R3 बटे क्या आया, R4 आया। ठीक है, अगर आपका L1 का मान ज्ञात करना है तो L1 बराबर आपका आया C4 R2 और क्या आया, R3 आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा इंटू एल बटे क्या होता है, R1 होता है। देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है एक्सेल अपान आर होता है। ठीक है, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल बटे क्या होता है, आर होता है। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है। क्वालिटी फैक्टर यल का मान जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर का मान हमारा उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी कॉइल का रेजिस्टेंस जैसे L1 है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R1 अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का क्या है, फार्मूला है। तो अगर यहाँ पर इस कॉइल की क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू L1 बटे क्या हो जाएगा, R1। L1 का मान रख दीजिए तो ओमेगा इंटू C4 R2 आपका क्या हो जाएगा, R3 आ जाएगा। R1 का मान कितना है आपका, आप पढ़े हैं R2 R3 बटे क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। तो R2 R3 कट जाएगा, R4 ऊपर चला जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका हो जाता है ओमेगा C4 और क्या है, R4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वालिटी फैक्टर है फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर ही रहा है। अब यहाँ पे क्या है, C4 का मान यदि बढ़ाएं तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। R4 का मान बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन C4 और R4 के मान को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, समझ में आया। अगर R का मान जितना ज़्यादा हम कर दें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, अच्छा है। लेकिन ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, महंगा भी बहुत हो जाता है। और R4 का मान अगर इनफाइनाइट हो जाए तो क्वालिटी फैक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। मतलब क्या है कि अगर R4 का मान इनफाइनाइट हो जाए तो क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट वाले भी इंडक्टेंस का हम मेजर कर सकते हैं इस ब्रिज के द्वारा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हैं। तो कितना तक बढ़ा पाते हैं, मीडियम इंडक्टेंस तक हम क्या करते हैं, इसके द्वारा मेजर कर पाते हैं। इतना हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वालिटी फैक्टर का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो बैलेंस, इसे कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन हमारा इंडिपेंडेंट आप क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 10 क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को इसके द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, जिसे मीडियम क्वालिटी फैक्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रिज है जो AC पर क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो अब इसके बाद जो आगे आपको ब्रिज पढ़ाया जाएगा वो आपका हे ब्रिज होगा। हे ब्रिज के बाद जो भी ब्रिज आएगा उसको आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।